6. This is Khalid Saleem, and today we are going to continue our geography lesson. So, in our previous lesson, we studied about how different people from different areas of the world they interact with their environment. Okay, so today we are going to study about two different environments, two different kinds of people, and how they use their environment for their own benefit. Okay, the simple farming system in Papua New Guinea. Papua New Guinea is an island that is right above Australia. Okay, it's in the Pacific Ocean. So as you can see, this is the map of the Papua Guinea. New Papua Guinea. Okay, Papua Guinea is a country on the eastern side of the island of New Guinea. अब ये न्यू गिनी पूरा है, लेकिन ये जो है ईस्टर्न साइड पे जो है ये आइलैंड है जिसको हम पापुआ न्यू गिनी कहते हैं. Most of Papua New Guinea's 5 million people live in small villages. तो इसकी जो population है that is around about 50 lakh people. Okay, many of them in countries highlands. तो इसकी ज़्यादातर population जो है वो आपकी देहातों में रहती है, गाँव में रहती है, और ज़्यादातर जो है वो कंट्री के हाईलैंड्स में इसकी पॉपुलेशन जो है वो मुकीम है. हाईलैंड्स का मतलब कहते हैं माउंटेनस रीजन. ठीक है, मच ऑफ पापुआ न्यू गिनी इज़ माउंटेनस. Living in remote locations in these highlands has led villagers to develop their own dialects or languages. Okay, अब ये इतनी अलग थलग लोकेशंस हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो देहाती लोग हैं, विलेजर्स हैं, उन्होंने अपने ओन लैंग्वेजेस भी डेवलप की हुई हैं और डिफरेंट डायलेक्ट्स जो हैं वो लैंग्वेजेस के एग्जिस्ट करते हैं. पापुआ न्यू गिनी हैज़ ओवर 500 लैंग्वेजेस. सो यू कैन सी इधर 500 डिफरेंट किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं. Customs, beliefs, and an ability to be self-reliant in other words. So in पापुआ गिनी के अंदर जो विलेजर्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने रिवाज हैं, यकीन हैं, और ये है कि वो उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो सेल्फ रिलायंट है. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और जो भी उन्होंने रहना होता है वो अपने मीन्स के अंदर या अपने खुद अपने आप पे इन्हिसार करते हैं, किसी दूसरी चीज़ पे वो इन्हिसार नहीं करते. इन अदर वर्ड्स द पापुआ न्यू गिनियंस यूज व्हाट कैन बी फाउंड इन देयर लोकल एनवायरनमेंट्स टू प्रोड्यूस फूड एंड व्हाट दे नीड फॉर हाउसिंग, क्लोथिंग एंड टूल्स. सो दिस पापुआ न्यू गिनियंस, ये जो लोग हैं एक्चुअली ये अपनी इन्वायरमेंट के अंदर ही जो हैं वो सारी अपने जो चीज़ें होती हैं उनको तलाश करते हैं, फ्रॉम फूड, फ्रॉम शेल्टर, from clothing to tools. Okay, so let me show you the picture of the Papua New Guineans. Based on this photo, what do you think the lifestyle of the people's lifestyle is like in Papua New Guinea? So you can see from this picture that they are not well-to-do people. They are very simple people, and they use their environment to sustain themselves, to live off that environment. Okay, so simple farming system. Let's read about it. इन हार्मनी विद द फिज़िकल एनवायरनमेंट. अब ये जो है बेसिकली इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे, बल्कि हार्मनी के साथ जो है प्यार के साथ जो है वो अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं. मैनी विलेज फार्मर्स प्रैक्टिस अ टाइप ऑफ फार्मिंग नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं ये इस तरह की फार्मिंग इख्तियार उन्होंने की हुई है जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट डज शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन. They clear a garden site of about 3,000 square meters by cutting down the dense forest layers of creepers, bushes and small trees. So ये क्या करते हैं कि एक फॉरेस्ट के अंदर एक एरिया छोटा सा जो है वो क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, लार्ज ट्रीज आर कट विद स्टील एक्सेस एंड आर लेफ्ट स्टैंडिंग. तो जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती हैं इनको ये कुल्हाड़े से काट देते हैं या थोड़ा बहुत उनको रहने भी देते हैं. ठीक है, द एरिया इज़ देन बर्नड आफ्टर द कट वेजिटेशन ड्राइज आउट. जब ये सारी चीज़ें सूख जाती हैं कटने के बाद तो वो क्या करते हैं, इस एरिया को बर्न कर देते हैं. क्रॉप्स ऑफ यम्स. यम्स को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, स्वीट टोमेटोज जिसे कहते हैं. टैरो, बनानास एंड अदर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर केयरफुली प्लांटेड अमंग्स द एश सॉइल एंड रिमेनिंग वेजिटेशन. तो वो क्या करते हैं कि फसलें जो हैं याम की, टैरो की, बनानास की और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वो प्लांट कर देते हैं इस ऐश के अंदर, सॉइल के अंदर, और रिमेनिंग जो वेजिटेशन होती है. दस अ फार्मिंग इन्वायरमेंट सिमिलर टू डैट इन फिगर 3.1 इज़ क्रिएटेड. ओके, सो ये इन्वायरमेंट इस तरह की क्रिएट हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि फॉरेस्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ फॉरेस्ट का एरिया उन्होंने क्लियर कर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग देयर ओन क्रॉप्स. सो
In the warm and wet climate of Papua New Guinea highlands, these areas can produce food for several years. So instead कि वो सारे एरिया को क्लियर कर लें, वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दे हैव अडॉप्टेड दैट. क्या करते हैं कि थोड़ा सा एरिया फॉरेस्ट का उसको क्लियर आउट कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, तो फिर उसी की सॉइल में जो है बेसिकली दे ग्रो देयर क्रॉप्स. और ये एरियाज जो हैं वो उनके लिए, ये जो खाली एरियाज होते हैं वो काफ़ी सालों तक जो है इनके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं. सून द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड द क्रॉप बिल्ड यील्ड बिगिंस टू फॉल. तो जल्द ही जो है आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देता है. ठीक है, और ये है कि जो पैदावार हो रही होती है उस लैंड से वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. देन वीड्स इन्वेड एंड द फॉरेस्ट बिगिंस टू ग्रो अगेन. फार्मर्स देन शिफ्ट देयर फार्मिंग एक्टिविटीज़ टू न्यू साइट. तो क्या होता है, जब उन्होंने एक क्या कहते हैं एरिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा हासिल कर लिया होता है, तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे बिगिन टू नोटिस कि जो है वो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कम हो गई है और जो उनके क्रॉप्स जो हैं वो उस तरह के प्रोड्यूस नहीं हो रहे जिस तरह के पहले इतनी मकदार में प्रोड्यूस होते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी नई साइट पे जो है अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट कर लेते हैं. सम ईयर्स लेटर, परहैप्स एज मैनी एज 20 और 30 ईयर्स, फार्मर्स मे रिटर्न टू द सेम फॉरेस्ट एरिया. बाय दिस टाइम द सॉइल्स ऑफ द फॉरेस्ट विल हैव रिगेन्ड देयर फर्टिलिटी. तो क्या होता है कि उस एरिया को जहाँ पे उन्होंने कल्टीवेट किया होता है तो उसको वो छोड़ देते हैं जब वो इनफर्टाइल हो जाती है. ठीक है, तो आफ्टर 20 और 30 ईयर्स वो उस पर दोबारा वापस आते हैं और उस वक्त तक जो है वो जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी वापस पा चुकी होती है. इन दीज वेज द हाईलैंड पीपल लिव इन हार्मनी विद देयर इन्वायरमेंट. तो इस तरह क्या होता है कि ये लोग जो हैं ये इतना ज़्यादा नुकसान अपने इन्वायरमेंट को नहीं पहुंचाते और अपनी इन्वायरमेंट से जो इनको फ़ायदा लेना होता है वो लेते हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स जो है दे लेट इट रिगेन they let the land regain back its fertility. However, with increasing population, land may have to be cleared more before its fertility has been restored. लेकिन क्या है कि अब आपको पता है कि population अगर ज़्यादा increase हो जाए तो you would be using more land for this purpose. सो उससे क्या होता है कि ज़्यादा लैंड आपको क्लियर करना पड़ता है टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर द bulging population. Land may have to be cleared before its fertility has been restored. As a result, more land must be cleared to make up for the lower crop yields. In this way, the environment is put under pressure by the human activity. So, it all depends upon your population. If the population is too much, then you would be needing these sites for cultivating more food for yourself. तो इससे क्या होगा कि आप जो हैं वो मतलब कितना एरिया क्लियर करेंगे और जब आप उसको रेस्ट देंगे किसी लैंड को तो आपको दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ेगा बिफोर इट हैज़ रिगेन्ड इट्स फर्टिलिटी. सो पॉपुलेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी नुकसान पहुंचाती हैं ज़्यादा अगर आप हों. ठीक है, दीज फार्मिंग एरियाज विल नॉर्मली प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड नीडेड बाय विलेजेस. लेकिन ये एरियाज जो हैं ज़्यादातर खाना प्रोवाइड करती हैं जो कि देहातियों को चाहिए होता है, एज वेल एज फूड फॉर देयर पिग्स. और उनके पास पिग्स भी उन्होंने डोमेस्टिकेटेड रखे होते हैं और उनके लिए भी चारा बनता है. विलेजेस में ऑल्सो हंट लोकल एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो विलेजेस जो हैं यहाँ के लोकल एनिमल्स को भी हंट करते हैं खाने पीने के लिए. द फॉरेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स बिल्डिंग मटेरियल्स, टूल्स एज वेल एज फाइबर फॉर वीविंग रोप एंड मेकिंग बास्केट्स. तो अब डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फॉरेस्ट से मिलती हैं अपने टूल्स बनाने, अपने हथियार बनाने, अपने घर वगैरह बनाने. सो दे गेट द वुड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. और ये फाइबर भी जो है इनको मिलता है जिससे ये रोप वगैरह वीव करते हैं और बास्केट्स वगैरह बनाते हैं. ओवर टाइम थाउजेंड्स ऑफ विलेज फार्मर्स हैव मेड लिटिल चेंज टू द फिजिकल एनवायरनमेंट्स ऑफ द पापुआ न्यू गिनी हाईलैंड्स. लेकिन क्या है कि काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी ना ये जो विलेजेस हैं इन्होंने बहुत कम इम्पैक्ट जो है वो अपने पापुआ न्यू गिनी के हाईलैंड्स में आप ये कहते हैं कि एक्सर्ट किया है. सो दिस इज़ हाउ दे लिव इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट. शिफ्ट कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये अडॉप्ट करते हैं थोड़े से फॉरेस्ट को क्लियर आउट करके उस पर अपनी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करते हैं. फिर आफ्टर पैसेज ऑफ 5 और 10 ईयर्स जब वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो दोबारा से उस पर जो है वो फॉरेस्ट उगने देते हैं. फिर आफ्टर सम टाइम आफ्टर 20 और 30 ईयर्स जो है वो एरिया जो है दोबारा फर्टाइल हो जाता है. सो इसका क्या है कि दे हैव नॉट left any long time impact on the environment. Rather, they let the environment regain back its fertility. ठीक है, soil exactly. Okay, the urban system in Singapore. Now there's a huge contrast. ठीक है, एक लोग जो हैं वो totally जो हैं अपने physical environment में रह रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अब उनको दिखा रहे हैं कि जो शहर में रह रहे हैं जो totally human environment के अंदर है वो किस तरह कोप ऑन करते हैं with their daily life.
Okay, the next type of environment we are going to read about is human environment, purely human environment. The urban system in Singapore. Look at figure 3.12 and you will see part of the type of the environment Singaporeans have built. How would you describe this environment? So now this is the environment, okay? This is figure 3.12. Much of the Singapore's limited land has been dedicated to the construction of commercial housing and transport facilities. So looking at this environment, you can see how the humans have changed the physical environment, okay? They have constructed huge tall buildings, they have developed ports, ठीक है, they have developed roads, they have developed recreational spots, ठीक है. So this is how the Singaporeans, they have actually uh, changed their environment. Okay, Singapore can be classified as a human environment. More specifically, it is an urban environment. Urban का मतलब होता है कि city environment with many concrete high-rise buildings and structures, roads and some cultivated vegetation. So अब ये एक urban environment, एक city की environment है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा high rise buildings हैं और structures भी हैं different किस्म के, और roads हैं, और कुछ cultivated vegetation के लिए उन्होंने जगह भी छोड़ी हुई है. In fact, more than 90% of Singapore's land is classified as urban. लेकिन जो सिंगापुर का लैंड है 90% उसको क्लासीफाई किया गया एज अर्बन, ठीक है, सिटी का. It means that it would be having these structures in it, okay? The term urban means relating to a town or city. The whole country is a large city bustling with human activities like trade, manufacturing as well as other commercial and financial activities. So ये एक large city है और इसमें बहुत ज़्यादा human activities हैं. For example, trading है, manufacturing है, और commercial और financial activities बहुत ज़्यादा हैं. So you can see how it is totally different from the one of Papua Guinea. Okay, human modification to the physical environment. Over the years, some of the forests were cleared for farming. अब सिंगापुर जो था, it was not like this from the beginning. Actually, it had forest in it, ठीक है. The main area developed for urban activities was the Singapore River, where entry pot trade was dominant since 1819. एंट्री पॉट ट्रेड बेसिकली होता है कि आप किसी दूसरी जगह से चीज़ें मंगवाते हैं और उसको दोबारा से रीपैकेज करके अपने नाम का एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो उस तरह के एंट्री पॉट ट्रेड के लिए ये सिंगापुर यूज़ किया जाता था. ओके, लैंड यूज़ मैप ऑफ सिंगापुर, दिस यू नीड टू सी इट एट योर होम, ठीक है. कमर्शियल एरिया इन्होंने कहाँ कहाँ डेडिकेटेड रखा हुआ है, सबर्बन एरियाज इन्होंने कैसे रखे हुए हैं, इंडस्ट्री एरियाज इन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं. सो दे हैव एक्चुअली informed you regarding how Singapore has been divided into different zones. Okay. Today, most of Singapore's natural vegetation has been cleared, leaving a 75-hectare rainforest at the Bukit Timah Nature Reserve and approximately 6 hectares of original rainforest at the Singapore Botanic Gardens. So, अब जितनी भी इसकी सिंगापुर की जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको क्लियर आउट कर दिया है, और सिर्फ ये 75 हेक्टर और 6 हेक्टर्स जो एरिया है उस पर उन्होंने कुछ रेन फॉरेस्ट वगैरह वो छोड़ दिया, ठीक है. मैंग्रोव स्वॉम्प्स अलॉन्ग रिवर एंड कोस्ट हैव बीन रिक्लेम्ड टू मेक वे फॉर हाउस. अब मैंग्रोव स्वॉम्प्स बेसिकली थे, मैंग्रोव बेसिकली ट्री को कहते हैं, ठीक है. तो उसके बड़े बड़े स्वॉम्प्स थे, इट मीन्स के वाटरी एरिया थे इनके अलॉन्ग द रिवर साइड ऑफ कोस्ट. उनको रिक्लेम कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको उन पर कब्ज़ा कर दिया. क्यों? ताकि वो हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के एवेन्यूज़ वहाँ पे बना सकें. द लास्ट ऑफ द मैंग्रोव स्वॉम्प्स एट सुंगेबुला was recognized for its ecological importance and is now conserved as a nature reserve. लेकिन थोड़े से मैंग्रोव स्वॉम्प्स जो हैं इस मुकाम पे सुंगाइबुलो जो है उनको उन्होंने इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनको हुई कि भाई ये जो है वो नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो वी शुड नॉट एक्चुअली रिक्लेम इट. हमें इस पर भी कोई चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इसको एज इट इज़ जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है. हाईटेक फार्मिंग which uses less land has now replaced traditional farming practices. अब high tech farming basically हो रही है, okay? जो कि कम लैंड यूज़ करती है और उसने ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया. वेल लिंक्ड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज मूव गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंटेनर पोर्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. और बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी अच्छी रोड्स बना दी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो आपका क्या कहते हैं वो यहाँ से वहाँ तक जो है वो सामान फैक्ट्रियों से और कंटेनर पोर्ट्स तक जो है वो
पहुंचाने तक के लिए बहुत ज़्यादा रोड्स बनाई हुई हैं। रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड, लेकिन क्या है कि रॉ मटेरियल्स और उनकी जो चीज़ें होती हैं कंपोनेंट्स उनको इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगवाया जाता है एंड डिलीवर टू फैक्ट्रीज। सिंगापुर हैज़ बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन मॉडिफिकेशन टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ है कि टोटली फिजिकल इन्वायरमेंट को जो है एक ह्यूमन पर्पस के लिए उन्होंने मॉडिफाई किया है एंड सिंगापुर हैज़ बीन टोटली टर्न इनटू अ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके नाउ कंट्रास्ट बिटवीन द पापुआ न्यू गिनियंस एंड द सिंगापोरियंस। ओके, अब इनके बीच में टोटल डिफरेंस क्या है? द पापुआ न्यू गिनियंस एंड सिंगापोरियंस have both modified the environment to suit their need. However, the change they have made to the environment differ greatly from each other. Okay, how are their environments different from each other? So we have read about the Papua New Guineans. They actually modify their environment for farming purposes, but they don't actually change it forever. They let the forest grow back, okay, after it has regained its soil fertility. लेकिन सिंगापुर ने क्या किया? They have totally cut off the entire vegetation, okay, and they have made human settlements on the land, and they have developed high-rise buildings, and they have developed roads and factories. Okay, so this is the difference between the Papua New Guineans and the Singaporeans. Okay, both the Papua New Guineans and Singaporeans build shelters, but the Singaporeans use advanced technology to help build their shelters, which are made from many different materials from the environment. Because of this, the shelters last a long time compared to those built by the Papua New Guineans. So Papua New Guineans के जो shelters है, आपको पता है ये इस तरह के इन्होंने बनाए हुए हैं वुड के। अब आपको पता है ये इतना sustain नहीं कर पाता. After some time the house starts deteriorating and you need to make a new house. लेकिन Singaporeans ने क्या किया? They have constructed buildings, and these buildings they can last over a century, 100 years. ठीक है, so this is the kind of difference you would find in the construction of their shelters among Papua New Guineans and the Singaporeans. Okay, so this was our chapter. I hope that you have understood it very well. Nothing is hard in it. Okay, so we would be inshallah doing the question answer of it, but today I would just let you digest what we have read today. So inshallah in the next class we would be having the question answers as well. Thank you.